वक्त 24 घंटे 24 रिपोर्टर का आपके साथ मैं अभिसार शर्मा। कल पाकिस्तान रूस के साथ युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है, लेकिन आज अपने देश ने चीन और पाकिस्तान को शिथ करने वाली डील की है। देखते हैं आज की कवर स्टोरी। फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का हुआ सौदा। करीब 1600 करोड़ रुपए होगी एक विमान की कीमत। भारतीय वायुसेना को राफेल की ताकत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये समझौता पिछले 9 साल से अटका हुआ था। सबसे पहले जानिए राफेल समझौते की ABCD। भारत को 59,000 करोड़ में 36 राफेल मिलेंगे। पहली डिलीवरी 36 महीने के बाद होगी और 66 महीने में सभी राफेल भारत को मिल जाएंगे। भारत ने राफेल को अमेरिका के F-16 और रूसी मिग विमानों पर तरजीह दी है। साल 2007 में इस डील पर बातचीत शुरू हुई थी। राफेल का फ्रेंच में मतलब तूफान होता है। राफेल 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। ब्रह्मोस जैसे 6 एटमी हथियार वाली मिसाइल ले जाने की इसमें काबिलियत है। लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली 6 मिसाइलें भी इसमें लगाई जा सकेंगी। राफेल में बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से ज्यादा की है। यानी वायुसेना राफेल की मदद से भारत में रहकर चीन पाकिस्तान के ठिकानों पर वार कर सकेगी। यूपीए के शासन में हुई इस डील को मोदी ने रद्द कर दिया था। नए मोल भाव के साथ हुए समझौते में भारत को करीब 5,600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सिर्फ राफेल की बदौलत पाकिस्तान चीन की चुनौती से निपटना होगा मुश्किल। भारत की असली चिंता चीन है, जिसकी ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए वायुसेना को 44 स्क्वाड्रन चाहिए। फिलहाल ये संख्या 32 है। हर स्क्वाड्रन में 18 विमान हैं। वायुसेना पहले ही 2022 तक स्क्वाड्रन की संख्या 25 होने की चेतावनी दे चुकी है। आखिरी बार वायुसेना को 1996 में रूस से सुखोई 30 MKI मिले थे। इट इज़ अ करंट जनरेशन मिसाइल है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो हमारे पास अब तक रशियन टेक्नोलॉजी कार 13 वगैरह मिसाइलें रही हैं, वो एक जनरेशन और पीछे थी। तो इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। चीन के साथ इतने बड़े फासले को कम करने के लिए भारत कई प्लान पर काम कर रहा है। वायुसेना देश में बने तेजस के सहारे फाइटर प्लेन की सेकंड लाइन तैयार कर रही है। वहीं अमेरिकी F-16 फाइटर और स्वीडिश ग्रिपन E को भी भारत में ही बनाने पर बातचीत हो रही है। इन सभी 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन डेवलप करने के अलावा भारत रूस से मल्टी रोल FG-FA सुखोई T-50 के लिए बातचीत करने वाला है। इसके अलावा रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन को इस साल अंतिम रूप दिया जा सकता है। ताकत के मामले में भारत से कई गुना आगे है चीन। पाकिस्तान भी तेजी के साथ मजबूत कर रहा है अपनी सेना। पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में अगर चीन भी उसका साथ देने आता है तो फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक नज़र चीन और पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों पर। भारत का रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है, पाकिस्तान का 86,000 करोड़ और चीन का भारत से 4 गुना ज्यादा है। भारत के पास 13.25 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6,20,000 और चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। भारत के पास 646 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास 306, वहीं चीन के पास इसकी संख्या 802 है। फाइटर प्लेन के मामले में भी चीन भारत से कहीं आगे है। चीन के पास सबसे ज्यादा पनडुब्बियां हैं। भारतीय वायुसेना की असली ताकत है सुखोई विमान, लेकिन उसमें से सिर्फ 53% ही इस्तेमाल के लायक रह गए हैं। घबराए पाकिस्तान ने शुरू की जंग की तैयारी, सड़कों पर उड़े फाइटर प्लेन्स। पाकिस्तान ने पहली बार रात के अंधेरे में फाइटर प्लेन F-16 उड़ाया। इसके अलावा सड़कों पर भी फाइटर प्लेन उतारे गए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसे रूटीन सैनिक अभ्यास बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अखबार द न्यूज ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने हमले का जवाब देने की तैयारी कर ली है। द न्यूज की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा, भारतीय सेना की चुनौती से लड़ने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। हम जैसे को तैसे का जवाब देंगे। हमने टारगेट तय कर लिए और सुरक्षा बलों को उसके लिए तैयार कर दिया गया है। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख सेना की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। उरी हमले में पाकिस्तान का हाथ है तो राज ठाकरे की पार्टी MNS ने अब धमकी दी है। कहा 48 घंटे में पाकिस्तानी कलाकार भारत छोड़े वरना पीटे जाएंगे।
राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से आज पाकिस्तानी कलाकारों को देश छोड़ने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही शाहरुख खान की फिल्म रईस और करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को रिलीज नहीं होने देने की धमकी दी है, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इन पाकिस्तानी कलाकारों के पीछे मेरे मुंबई का पुलिस ऑफिसर गन लगे खड़ा हो। मैं ये दृश्य कभी देखना नहीं चाहूंगा। शिवसेना ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ कोई कल्चरल, सोशल या इकोनॉमिकल रिश्ता रखे। अब जो पाकिस्तानी कलाकार भारत में काम कर रहे हैं उनमें फहाद खान, माहिरा खान, अली जफर, इमरान अब्बास, शकील उस्मान मीरा प्रमुख हैं। एमएनएस ने धमकी दी है तो सिंगर अभिजीत ने पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने वाले करण जौहर, महेश भट्ट पर बेहद अभद्र टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया। जो हालात फिलहाल बॉर्डर में बने हुए हैं उनको देखते हुए अनुराग जी, बीसीसीआई क्या क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान के साथ? इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी सफलता यही है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। जहां तक क्रिकेट की बात है, ना इस वर्ष कोई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जानी है और ना ही ऐसे हालात में क्रिकेट खेलने की कोई सोच रख सकता है। मुंबई के पास उरण में 4 संदिग्ध बंदूकधारियों को खोजते हुए 30 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। नेवी ने अपना सर्च ऑपरेशन बंद किया, जबकि बाकी एजेंसियों की ओर से तलाश अब भी जारी है। उरण में कल सुबह 6:30 बजे 2 स्कूली बच्चों ने नेवी बेस के पास 4 संदिग्ध बंदूकधारियों को देखा था। देर रात स्केच बनवाया गया। कल से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहा। उरण के स्कूल आज बंद रहे। उरण की गलियों, मोहल्लों, खाली इमारतों में तलाश की गई। I have said yesterday that much is there. No further development is there. If any further development is there, I will let you know. एनएसजी का एक प्लेटून उरण के पास रखा हुआ है जो कि स्टैंड बाई पे है और फोर्स 1 के 70 जवान हमारे पास उपलब्ध हैं जो किसी भी वक्त में अगर कोई घटना ऐसी होती है तो तुरंत वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स के लिए पहुँच सकते हैं। उरण के पास संदिग्धों का देखा जाना इसलिए भी जोखिम की बात है क्योंकि यहाँ पर नेवी का हथियारों का भंडार है और इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े हुए कई और महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर हैं। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर सरकार में बड़ा मंथन, उमा भारती ने की पुनर्विचार बैठक। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सिंधु नदी के समझौते को रद्द करने के उपायों पर बड़ी बैठक की। बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी के अलावा विशेषज्ञ भी शामिल हुए। उमा भारती सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की रिपोर्ट पीएम को सौंपेंगी। 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को 2 हिस्सों पूर्वी और पश्चिम में बांटा गया। पूर्वी हिस्से की नदियों सतलुज, रावी, व्यास पर भारत का पूर्ण अधिकार है। वहीं पश्चिम हिस्से की सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी का भारत सीमित इस्तेमाल कर सकता है। संधि के मुताबिक भारत पश्चिम हिस्से की ये नदियों का सिर्फ 20% ही पानी रोक सकता है। जानकारों का कहना है कि 56 साल पुराने इस समझौते को तोड़ने में कई कठिनाइयां हैं। पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों का पानी रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होंगी, जिसमें बहुत पैसा और वक्त लगेगा। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और इसके पर्यावरण के भी प्रभाव होंगे। इसके अलावा समझौता तोड़ने पर भारत की छवि को भी नुकसान होगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने के संकेत दिए थे। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने अपने चाहने वालों से अपने जन्मदिन पर देश के लिए खास तोहफा मांगा है। मैं अपनी तरफ से अपने वीर जवान भाइयों के लिए आर्मी वेलफेयर फंड में कुछ धनराशि अर्पित कर रही हूँ। 28 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। हर साल आप सब मुझे हजारों की तादाद में फूल, मिठाइयाँ, केक और कार्ड भेजते हैं। मेरा निवेदन है इस बार मुझे ये सब भेजने के बजाय आप वही पैसा देश के वीर जवानों के लिए अर्पण करें। फंड का नाम आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टीज, सिंडिकेट बैंक, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, ब्रांच कोड 9055, IFSC SYNB 0009055, अकाउंट नंबर 90552010165915। ये अकाउंट रक्षा मंत्रालय ने जून 2016 में शुरू किया है, जिसमें जमा धनराशि का इस्तेमाल खास तौर पर शहीदों के परिजनों के लिए किया जाना है। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। नजरें प्रधानमंत्री के कल के भाषण पर जमी हैं।
केरल में बैठकर बीजेपी के नेता आने वाले राज्यों के चुनावों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चिंतन कर रहे हैं। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे के बाद उस तर्ज पर कोई और बड़ा संदेश किसी केंद्र सरकार के स्तर से नहीं आया। इस बाबत कोझिकोड से पीएम कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। साथ ही उरी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी बड़ी बात भी कह सकते हैं। न आपको केवल बयान ही चाहिए या एक्शन भी चाहिए? एक्शंस होते रहेंगे। कभी कालीकट के नाम से जाने जाने वाले कोझिकोड को इसलिए चुना गया क्योंकि 1967 में दीनदयाल उपाध्याय यहीं पर जनसंघ के अध्यक्ष बने थे और इस साल दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर में पकड़ा गया सरहद पार से आया संदिग्ध कबूतर, पंखों पर लिखा मिला उर्दू में संदेश। सफेद रंग का यह कबूतर कोई आम नहीं है। पुलिस को शक है कि यह कबूतर पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस कबूतर के पंख पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इसे होशियारपुर के मुकेरिया में रहने वाले नरेश ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चाहे राजस्थान हो या पंजाब, सीमा से सटे इलाकों में कबूतरों का इस्तेमाल पहले भी जासूसी के लिए होता रहा है। चेन्नई में विमान के भीतर सैमसंग नोट 2 के फटने से हड़कंप मचा। चेन्नई के एयरपोर्ट पर लैंड कर रही इंडिगो की फ्लाइट के भीतर ओवरहेड बिन में रखे सैमसंग नोट 2 के फटने के बाद धुआं निकलता दिखा। फौरन प्लेन के भीतर सुरक्षा उपकरणों का सहारा लिया गया। फ्लाइट या उसमें सवार यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सोमवार को डीजीसीए ने सैमसंग के अफसरों को बुलाया है। साथ ही फ्लाइट के दौरान सैमसंग के किसी भी नोट स्मार्टफोन को ले जाने पर ध्यान रखने को कहा गया है। इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के कई जगह फटने की खबरों के बाद एडवाइजरी जारी की गई थी। लखनऊ की सियासी लड़ाई में आज अखिलेश यादव ने एक दिलचस्प बयान दिया। कहा, अब मायावती को बुआ नहीं बोलेंगे। जो पूर्व सरकार थी, क्योंकि उन्होंने हमें ये कह दिया कि हम बुआ नहीं कह सकते, तो हमने कहा कि वो पत्थर वाली जो सरकार है। अमर सिंह से नाराज अखिलेश यादव ये भी पहले कह चुके हैं कि वो उन्हें अंकल नहीं कहेंगे। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को भेजा नोटिस। 2 हफ्तों में मांगा जवाब। सीवान के पत्रकार हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर दिया है। इन दोनों पर हत्यारों को पनाह देने का इल्जाम है। इसके लिए शूटर मोहम्मद कैफ के साथ तेज प्रताप और शहाबुद्दीन की इन तस्वीरों को आधार बनाया गया है। यही नहीं, कोर्ट ने बिहार सरकार से पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। भाजपाइयों पे भी नोटिस जारी होना चाहिए। जिन जिन लोगों का तस्वीर है उनके साथ, उन पे भी नोटिस जारी होना चाहिए भाजपाइयों का। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही 17 अक्टूबर को होगी। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में गरीब मरीज के साथ हुआ जानवरों जैसा सलूक। थाली नहीं थी तो जमीन पर ही परोस दिया खाना। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स की ये तस्वीरें झकझोर देती हैं, जहां ऑर्थो वार्ड में भर्ती बुजुर्ग पलमती देवी के सामने अस्पताल के वार्ड बॉय ने जमीन पर ही खाना खाने के लिए डाल दिया क्योंकि इनके पास बर्तन नहीं थे। बुधवार की इस तस्वीर के मुताबिक कर्मचारियों ने खाना मांगने पर पहले इन्हें डांटा था, फिर पलमती देवी से ही फर्श साफ कराया, वहीं दाल चावल और सब्जी परोस कर चले गए। अब अफसर कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैंने पहले कहा कि जहाँ तक जमीन पर खाना देने की बस वही वो बहुत गलत है, वो अमानवीय है। रिम्स अस्पताल का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए है। दावा है यहाँ लाखों की मशीनें धूल फाकती रहती हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आइए खबर एक्स्ट्रा पर निगाह डालते हैं। दिल्ली में चीन के पटाखों पर बैन लगा। डीईआरसी चेयरमैन को हटाने पर हाईकोर्ट गए केजरीवाल। जयललिता की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। और आइए अब रुख करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर का। बारिश से बेहाल हुआ आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रभावित गुंटूर जिले में 47 बस मुसाफिरों को समय रहते बचाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 47 बस मुसाफिर 6 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। बढ़ते पानी को देख लोग बस की छतों पर खड़े हो गए। बाद में रस्सियों के सहारे मुसाफिरों को बचाया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बारिश से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
हैदराबाद में सड़कें नदियां बन गई हैं। सड़क हो या फ्लाईओवर, हर तरफ पानी भरने से गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल और रायलसीमा में सबसे ज्यादा तबाही मची है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की गूंज आज अहमदनगर में गूंजी। पहले औरंगाबाद, फिर नांदेड़, फिर लातूर, फिर सोलापुर, फिर अमरावती और आज अहमदनगर में मराठा आंदोलन की भीड़ नजर आई। अहमदनगर के कोपरडी में छात्रा के साथ रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा की मांग ये लोग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा में आरक्षण और दलित एट्रोसिटी कानून में बदलाव की मांग है। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी करीब 30% है। दिल्ली सरकार के फॉगिंग अभियान पर एबीपी न्यूज की पड़ताल। ठेका लेने वाली कंपनियों ने मुनाफा लेकर छोटे ठेकेदारों के भरोसे छोड़ी मच्छरों से लड़ने की जिम्मेदारी। जगह दिल्ली के जामिया नगर की जोगाबाई बस्ती। डेंगू चिकनगुनिया के दर्जनों बीमार। मौके पर फॉगिंग कर रहे छोटे ठेकेदार से एबीपी न्यूज ने पूछा तो पता चला फॉगिंग का ठेका कई छोटे ठेकों में बंट गया है। हमें 8 घंटे की फॉगिंग पर 20,000 का खर्च आ रहा है, लेकिन इनके सीमित संसाधनों को देखकर इस दावे पर यकीन नहीं हो रहा है। वैसे फॉगिंग के काम पर नजर रखने के लिए हमें मौके पर कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं दिखा। लिहाजा सवाल ये भी है कि ये कौन तय करेगा कि किसी भी इलाके में रोजाना 8 घंटे फॉगिंग हो रही है या नहीं। राजस्थान के माउंट आबू में आज अजगर के साथ सेल्फी लेना एक नौजवान को भारी पड़ गया। माउंट आबू के होटल से ये अजगर पकड़ा गया था। इसी दौरान ये नौजवान पहले दूर से अजगर के साथ सेल्फी ले रहा था। फिर ये लड़का अजगर के पास जाकर सेल्फी लेने लगा। तभी अजगर ने इस पर अटैक कर दिया, लेकिन वक्त रहते इसकी जान बच गई। 2015 के अंत तक दुनिया में सेल्फी लेने के दौरान 32 लोगों की जान गई। इनमें सबसे ज्यादा 17 मौत भारत में हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पति की लाश घर में दफनाकर रह रही थी पत्नी। बदबू आने पे जलाती थी अगरबत्ती। रायपुर के राजविंदर सिंह करीब 1 साल से लापता थे। उनके भाई को अपनी भाभी पर शक था। जब पुलिस ने शिकायत के बाद राजविंदर के घर में खुदाई की तो नरकंकाल मिला। वहीं आरोपी पत्नी का दावा है कि पैसे की किल्लत के चलते उसने अपने पति का अंतिम संस्कार न करके उसे घर में ही गाड़ दिया और खुद बगल वाले कमरे में रहती रही। पुलिस ने हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है ताकि मौत का कारण पता लग सके। 24 घंटे 24 रिपोर्टें, बस इतना ही। मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। कोड़िकोड में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, रूस पाकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास, उरण में दिखे 4 संदिग्धों की तलाश जारी।